तो अब दोस्तों हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो, पिछले कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े थे उसके बारे में फॉर्मूला लिस्ट हमने यहाँ पर लिख दी। क्या 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 पढ़ा था? ई पढ़ा था, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई पढ़ा था, माइक्रो कूलम पढ़ा था और कुछ बेसिक्स पे प्रॉब्लम देखे थे। अब थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जिसका नाम है कूलम्स लॉ। ओके, उसके ऊपर ही हमारी पूरे नेक्स्ट एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। सो लेट अस स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कूलम्स लॉ। बड़ा सिंपल सा लॉ है, बच्चे लोग का लॉ है, मैं पहले ही बोल देता हूँ। अगर 1 मिनट में समझ में आ गया ना या ध्यान से सुन लिया ऐसे, तो ये बच्चे लोग का लॉ है, कूलम्स लॉ। बच्चे लोग का लॉ मतलब बहुत इजी लॉ है, ठीक है। अच्छा, पर इसको मैं पढ़ाऊंगा। मैं तो एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा सा आपको पीछे लेके आता हूँ स्टोरी में। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर पढ़ा था, राइट? अगर ग्रेविटेशन का नाम का चैप्टर पढ़ा था, वहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 11th में तो पढ़ा था, 9th 10th में भी था। अगर वो आपको याद है तो थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं और उसके हिसाब से फिर हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, अपनी स्टोरी में पीछे जाते हैं और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखते हैं क्या था वो। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मोस्टली आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जरा देख लेना पीछे जाकर के अपनी 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में। क्या होता था कि जब हमारे पास दो पार्टिकल्स होते थे, ठीक है, दो पार्टिकल्स या दो मासेस होते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास ऐसे दो मास है, एक ऐसा, दो मासेस है। एक का मास लेट्स से m1 है, ओके, एंड लेट्स अज्यूम दूसरे का मास है m2, ओके। तो हम कहते थे कि ये दो मासेस जो है, दो स्पीयर्स कह सकते हो, दो बॉल्स कह सकते हो, दो मासेस जो है उनके बीच में आपस में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? क्यों? क्योंकि एवरी पार्टिकल, वहां रिलेशन क्या था या वहां फॉर्मूला क्या था? हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉटल ये मोबाइल फोन को अट्रैक्ट करेगी, ये बॉटल ये पेन को अट्रैक्ट करेगी, राइट? हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट करेगी। सो उस हिसाब से ये जो मास है वो इस मास को अट्रैक्ट करेगा। और आपको पता है, जब कोई चीज अट्रैक्ट करती है तो वो लोग क्या कैसा आने की कोशिश करेंगे? नजदीक आने की कोशिश करेंगे, करेक्ट? श्योर। तो ये दो मासेस है, पहला वाला मास जैसा कि हमने लिखा m1 और दूसरा वाला मास m2। अब ये दोनों जब नजदीक आने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, तो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज F, राइट? F इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता था कि जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है? सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, लेट अस राइट डाउन द लॉ, कम ऑन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या था? फोर्स, दो चीज थी वहां पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, ध्यान से सुनना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, बराबर। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, किससे? प्रोडक्ट ऑफ मासेस से। तो मासेस का जरा प्रोडक्ट ले लो, तो m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, बराबर। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। और ये सेकंड, यहां पर एक और चीज थी, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे था? शॉर्ट में लिखता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे था? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर इमेजिन करते हैं कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक डिस्टेंस है, ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट्स से अगर हम कहते हैं स्मॉल r है, तो ये जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक न्यूमरेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फाइन। तो वहां से फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो आता था, चलो क्योंकि यहां पर कुछ एमसीक्यूज आगे आने वाले हैं ना ऐसे, जो ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे, तो मैं जरा इसको क्लियर कर ही लूं। तो यहां से जब हम इन दोनों लॉस को कंबाइन करते थे ना, लेट मी जस्ट, या इन दोनों रिलेशंस को वंस वी कंबाइन, तो क्या होता था? जरा याद करने की कोशिश करो। तो इफ यू राइट बोथ ऑफ देम टुगेदर, तो दोनों को साथ में लिखा तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा r², करेक्ट? तो ये दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नीचे r²। अगर प्रोपोर्शनल की साइन हटानी होती है तो हम डालते हैं एक कांस्टेंट, जिसको यहां पर कहते थे कैपिटल जी। कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये फोर्स है, ये फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी का फोर्स है, ये यहाँ का फोर्स नहीं है, ये ग्रेविटी का फोर्स है। तो कभी कभी इसको एफ जी भी ऐसा बुक में बोल देंगे, ठीक है। दिस इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज दिस?
G m1 m2 upon r square. What capital G is? Universal gravitational constant. Universal gravitational constant. Okay, let me just put that down. और इसका वैल्यू भी यू शुड रिमेंबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता था, राइट? तो ये जी का वैल्यू भी जरा याद रख लो। वैसे तो ग्रेविटेशन में पढ़ाई होगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके फाइन, अब स्टोरी ध्यान से सुनना। ये ग्रेविटेशन का रिवीजन था। मैं यहाँ पर आपको ग्रेविटेशन नहीं पढ़ाने वाला, मैं आपको कूलम्स लॉ पढ़ाने वाला हूँ। कूलम्स लॉ जो है वो बहुत सिमिलर है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। कैसा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जिस तरह से ग्रेविटेशन में हमारे पास दो मासेस होते थे, बराबर, m1 और m2, उसी तरह से कूलम्स लॉ में हमारे पास दो चार्जेस होंगे। ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस इज द फर्स्ट चार्ज, दैट इज q1। q1 को पॉजिटिव समझ लेता हूँ, ठीक है, एंड लेट्स अज्यूम दिस इज योर सेकेंड चार्ज, दैट इज q2। q2 को समझने के लिए नेगेटिव ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि देखो, न्यूटन्स लॉ क्या कहता है ना कि दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, राइट, बराबर। कूलम्स लॉ कहता है कि यहां पर भी दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन रहेगा, बराबर। यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहे तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स रहता है, राइट। तो बड़ा सिंपल सा लॉ है, लेट्स राइट दैट डाउन। कूलम क्या कहता है? तो कूलम कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, क्योंकि दोनों हो सकता है, बराबर, बिटवीन टू चार्जेस इज, बराबर, वहां पर दो मासेस थे, यहां पर अब दो चार्जेस आने वाले, इज नंबर वन, बड़ा बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ओके, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स हमारा? यहां पर जो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बराबर, ये दोनों के बीच में आप बोलोगे हाँ सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो एक दूसरे के क्या आने की कोशिश करेंगे, ऐसा पास आने की कोशिश करेंगे, तो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है, बड़ा सिंपल है। देखो ध्यान से सुन लो, वापस रिपीट करता हूं। ग्रेविटेशन में जो था वो इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। कूलम्स लॉ में जो दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, बराबर, दो चार्जेस के बीच में फोर्स, या इलेक्ट्रिक फोर्स भी इसे कहा जा सकता है, ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ओके, अच्छा, ये लॉ यहां खत्म नहीं होता, देयर इज अ सेकंड पार्ट टू इट, दैट इज यहां पर सेकंड लाइन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ the distance between two charges. Okay, distance between two charges. Okay, तो ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से। फिर से लेट्स से अज्यूम करते हैं कि अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, इस तरह से पिछली बार दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस कितना था? स्मॉल आर था, बराबर। अब यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि भाई दोनों चार्जेस के बीच का स्मॉल डिस्टेंस है, आई मीन से स्मॉल आर। तो ये जो सेकंड पार्ट है हमारा कूलम्स लॉ का, वो कहता है कि जो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो इनवर्स है ना, बराबर, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर में, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स हो गए मेरे कूलम्स लॉ के। अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करूं, देखो पिछली बार मैंने ग्रेविटेशन में इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके ऐसा लिखा था, बराबर। अब यहां पर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं, सो हाउ कैन आई राइट? सो आप बोलोगे हाँ सर कंबाइन कर दे जल्दी से, तो आप बोलोगे सर f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूमरेटर में q1 इंटू q2 एंड डिनोमिनेटर में इट इज r स्क्वायर। ओके, नाउ ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हमें इक्वल टू और एक कांस्टेंट से हटाना है। सो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा ना, वो जरा बहुत ध्यान से देखना क्या आएगा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट आएगा, या 4 पाई, चलो एप्सिलॉन ये कांस्टेंट आएगा। अब ये क्या चीज है मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो जो कांस्टेंट आया बड़ा मस्त चीज आई है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या कहते हैं इसे? इस सिंबल को बोलते हैं, मैं नीचे लिख देता हूं, इस सिंबल का क्या नाम है? एप्सिलॉन। ओके फाइन, तो ये जो फोर्स है इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 इंटू आर स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट आ गया, ठीक है। पर ये एप्सिलॉन
के बारे में बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। पर अगर मैं एयर में हूं, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये इट इज अ फोर्स बिटवीन इन एनी मीडियम, मतलब अगर कोई भी मीडियम हो, फॉर एग्जाम्पल ये दो चार्जेस मेरे ऑयल में हो सकते हैं, ये दो चार्जेस मेरे प्लास्टिक में हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, कोई भी मीडियम में हो सकते हैं। फॉर एनी मीडियम का ये फॉर्मूला है। पर अगर मीडियम एयर है, मीडियम क्या है, एयर है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसा अलग होगा देखना। सो अगर इफ फॉर एयर और वैक्यूम, मैं लिख देता हूं फॉर एयर स्लैश वैक्यूम, अगर हवा में दोनों चार्जेस है या वैक्यूम में दो चार्जेस है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0। ओके, एयर या वैक्यूम की जगह पे क्या आ गया, एप्सिलॉन में सिर्फ ε0 आ गया। अभी क्या चीज है मैं समझाता हूं। दिस इज r²। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला है किसका, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन एयर और वैक्यूम। रट्टा मान लो, दिमाग में बिठा लो, 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू r²। ठीक है, तो हमने दो फॉर्मूलाज यहाँ मेनली देखे। सबसे पहला देखा कि भाई साहब अपना जब कोई मीडियम रहता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और एयर या वैक्यूम रहता है तो उसको इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये इसको हम ε0 भी कह देंगे। ठीक है, इसको ε0 कहेंगे, इसका नाम है। अब ये क्या चीज़ है मैं समझाऊंगा, थोड़ा सब्र रखने का। ठीक है, इसको ε0 बोलेंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले जो पढ़ा ना फॉर्मूला लिस्ट में डालना स्टार्ट करते हैं। सो आप बोलोगे सर दिस विल बी आवर फॉर्मूला नंबर 4, करेक्ट। क्या फॉर्मूला नंबर 4 कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स का फॉर्मूला बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम, कोई भी पहले मीडियम वाला फॉर्मूला लिखते हैं, फिर एयर या वैक्यूम के लिए वो फॉर्मूला से थोड़ा सा अलग हो जाता है, करेक्ट। सो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, मीडियम में जब वो होते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 इंटू r²। और यही फॉर्मूला अगर मैं निकालना चाहता हूं फॉर एयर और वैक्यूम, सो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर वैक्यूम, ठीक है, बराबर। अगर वो एयर या वैक्यूम में रहे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स का F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू r²। क्लियर? आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस। ठीक है, अब ये क्या ये एप्सिलॉन क्या चीज है, जरा पहले वो समझो, या पहले सबसे पहले समझते हैं एप्सिलॉन क्या चीज है। बराबर, दो चीज हमने समझी, ये दो फॉर्मूलाज देखे, इसमें एप्सिलॉन और एप्सिलॉन क्या चीज है पहले वो समझ लो। तो एप्सिलॉन इज बेसिकली कॉल्ड एज परमिटिविटी, ये वर्ड याद रखो, इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ओके, और एप्सिलॉन नॉट जो है ना, क्योंकि वो किसके लिए आ रहा था, एयर या वैक्यूम के लिए आ रहा था, राइट। तो उसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ एयर, और चलो परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, तो ये स्पेशलिटी एयर की एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू भी आप याद रखो, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्या वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट का, जिस तरह से कैपिटल जी वाला वैल्यू आप लोग याद रखते हो ना, उसी तरह से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.5 इंटू 10⁻⁻12। अब आप देखोगे सर, बोलोगे सर ये कांस्टेंट है 1/4πε0, तो 1/4πε0 का मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू याद करा देता हूं। वैसे आप लोग सॉल्व करके वैल्यू भी याद कर सकते हो, पर डायरेक्ट वैल्यू इज 9 इंटू 10⁻9। ये याद रख लो, ठीक है। क्या वैल्यू है 1/4 का 9 इंटू 10⁻9। जल्दी से फॉर्मूला लिस्ट में डालते हैं, कम ऑन, जरा भी गड़बड़ नहीं करना है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ, 1/4 पहले एप्सिलॉन नॉट अगर डालना हो तो उसका वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12, यूनिट बाद में बताऊंगा, और 4πε0 का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो हम अब कुछ MCQs लेंगे कूलम्स लॉ पे, फिर आगे बढ़ेंगे, ये वापस एप्सिलॉन की स्टोरी पे वापस आएंगे। ठीक है, पर बेसिक आपको ये समझ में आ गया कि हमारे पास अगर दो चार्जेस है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन अगर एयर में होता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन निकालने के लिए। ओके, सो लेट अस सी सम एमसीक्यूज नाउ। तो कूलम्स लॉ पे अब एक काम करते हैं, कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एमसीक्यूज सॉल्व करते जाएंगे हमें कॉन्फिडेंस आता जाएगा। एक ही फॉर्मूला अब तक हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ का, दैट इज F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 into R square। ओके, कुछ इजी प्रॉब्लम से हम अपने एमसीक्यूज की स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, टू चार्जेस ईच इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम आर 0.5 मीटर अपार्ट। तो दो चार्जेस की बात हो रही है। तो हमेशा जब भी इस डायग्राम में मैं इस कुछ चैप्टर में जब भी मैं एमसीक्यू करूंगा ना, मैं डायग्राम जरूर बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि डायग्राम से हमें एग्जैक्टली समझ में आता है किसकी बात हो रही है। करेक्ट, तो यहां पर हमें दो चार्जेस की बात हो रही है। तो लेट्स अज्यूम कि दो चार्जेस है। लेट्स से द फर्स्ट चार्ज इज Q1। कितना है चार्ज Q1? 2 माइक्रोकूलम। करेक्ट, हमें क्लियरली बोला है टू चार्जेस इक्वल। ओके, ईच इक्वल मतलब वो दोनों इक्वल है। ये नेक्स्ट चीज हमें समझनी है। तो दोनों कितने के इक्वल है? 2 माइक्रोकूलम के इक्वल है। ठीक है, माइक्रोकूलम को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें कूलम में, वो याद रखना। ओके, आर 0.5 मीटर्स अपार्ट, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? आप बोलोगे सर दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी स्मॉल आर इज गिवन टू मी एज 0.5। ओके, 0.5 अपार्ट। सबसे पहले तो आप बोलोगे सर Q1 इज गिवन टू मी एज 2 माइक्रोकूलम। अगर उसको कूलम में कन्वर्ट किया तो इट विल बी 10⁻⁻6। करेक्ट, उसी तरह से Q2 भी है 2 माइक्रोकूलम। तो एक मिनट के अंदर मैं जल्दी से कन्वर्ट कर लेता हूँ, नेचुरल सी बात है, वो भी हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम। हमें निकालना क्या है? ओके, इफ बोथ ऑफ देम आर इनसाइड वैक्यूम, तो वैक्यूम वाला फॉर्मूला लगेगा, वैक्यूम में एयर वाला फॉर्मूला लगेगा। देन द फोर्स बिटवीन देम इज, चार ऑप्शन हमें दिए और देखो सब ऑप्शन पॉइंट पॉइंट में। ठीक है, तो हम रफ कैलकुलेशन करके सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। चलो, तो आप बोलोगे सर F इज द क्वेश्चन मार्क। तो अगर F इज द क्वेश्चन मार्क तो लगाओ F का फॉर्मूला। तो F का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बराबर, यू शुड नो कि नीट या JEE का एमसीक्यू है, हमें हमारे पास 1 मिनट से भी कम है इसे सॉल्व करने का। ओके, तो फास्ट करना है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन एज 9 into 10⁻9 एंड एज ऑलवेज करेक्ट शॉर्टकट मैंने बताया। Q1 is 2 into 10⁻6, Q2 is also 2 into 10⁻6 upon R square। So R square यहाँ पर ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, नंबर्स एक तरफ कर देते, पावर्स एक तरफ कर देते, तो 2 into 9 into 2, ये 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25। करेक्ट, पावर्स की बात करूँ तो 6 9 -6 and -6 will become -12, so this is 9 - 12। करेक्ट, अब एक काम करते हैं, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। करेक्ट, 36। अब ये 0.25 को अगर मैं दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 25 हो जाएगा और ये 3600 हो जाएगा। करेक्ट, तो ये होएगा 10 टू द पावर यहाँ पर -3। नाउ लेट्स स्टार्ट कैंसिलिंग बाय द टेबल ऑफ 5। तो टेबल ऑफ 5 के हिसाब से 720 बराबर, टेबल ऑफ 5 के हिसाब से। फिर वापस 5 का टेबल लगाया तो ये होगा 112 से 40 और ये 144। एम आई राइट? हाँ हाँ लग तो रहा है। ठीक है, 144 करेक्ट। सो इसका आंसर देयरफॉर हमें आ रहा है 144 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। करेक्ट, पर ऑप्शन देखो पावर नहीं है, मतलब हमें -3 लेके जाना पड़ेगा। तो -3 की वजह से 144 छोटा होगा, कि छोटा होगा मतलब इट द पॉइंट विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट। करेक्ट, सो ये आंसर हो जाएगा 0.144 न्यूटन। करेक्ट, सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। सो बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू था, जस्ट सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ और कुछ नहीं। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब क्या दिया है जरा क्वेश्चन देखो। तो हमें बोला है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, इट इज एप्सिलॉन नॉट। बराबर, और उसका वैल्यू कितना है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। बराबर, फ्री स्पेस या वैक्यूम इज द सेम थिंग। याद रखो, फ्री स्पेस और वैक्यूम एक ही चीज होती है। वैल्यू हमने देख लिया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना होता है। पर ऑप्शन आप देखो तो ऑप्शन बी भी ये वैल्यू है और ऑप्शन सी भी ये वैल्यू है। राइट, अब बी और सी में डिफरेंस क्या है? तो आप बोलोगे सर यूनिट में डिफरेंस है। तो देखो मैंने अब तक आपको यूनिट जानबूझ के नहीं सिखाया, अब भी सिखाऊंगा। ओके फाइन, तो बेसिकली बी और सी में से कौन सा करेक्ट आंसर है कैसा पता चलेगा? अगर हमें सही यूनिट पता चल गया तो सही आंसर पता चल जाएगा। ओके,
तो चलो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट भी हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम पिछला प्रॉब्लम हमने किया था, हम कूलम्स लॉ यूज करेंगे। ओके, सो कूलम्स लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक काम करते हैं, कभी भी कोई चीज का यूनिट निकालना हो ना, तो फॉर्मूला से यूनिट निकालने का बड़ा सिंपल टेक्निक है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला अगर पता है, वहां से यूनिट निकालना है, तो जिस चीज का यूनिट निकालना है उसको छोड़ करके बाकी सबके यूनिट डाल दो। आई रिपीट अगेन, जिस चीज का यूनिट निकालना है उसको छोड़ करके बाकी सबका यूनिट निकाल दो। तो आप बोलोगे सर हमें एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालना है, उसको छोड़ दो, बाकी सबके यूनिट डाल दो। तो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, करेक्ट। फोर तो एक नंबर है, यूनिट नहीं हो सकता। पाई तो एक नंबर है, राइट, पाई 3.14 को यूनिट नहीं हो सकता। एप्सिलॉन नॉट तो मैं इंटरेस्टेड हूं, राइट, करेक्ट। ये है कूलम, ये है कूलम, बराबर, चार्ज कूलम है, चार्ज कूलम है। आर इज द डिस्टेंस, और ये आर स्क्वायर की वजह से हो जाएगा मीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो एप्सिलॉन नॉट जरा ऊपर ले लो। सो एप्सिलॉन नॉट ऊपर लेने की वजह से ये हो जाएगा कूलम इंटू कूलम विल बिकम कूलम स्क्वायर। ये न्यूटन नीचे आया तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है मेरा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। हेंस द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरह से हम झटपट हम क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया। ओके फाइन, लेट्स गो ऑन टू अनदर एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 5 रेट करते हैं। द चार्जेस ऑन टू स्पीयर्स आर 7 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। ओके, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखो क्या बोला है, दो हमारे पास स्पीयर है। पहले स्पीयर एक कुछ नाम भी दे सकते हो, 1 2 भी दे सकते हो, ठीक है, या ए बी भी बोल सकते हो। तो देखो दो स्पीयर है, पहले स्पीयर पे कितना है, 7 माइक्रोकूलम चार्ज है, और दूसरे स्पीयर पे कितना चार्ज है, -5 माइक्रोकूलम चार्ज है। ओके, दे एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ एफ। तो दोनों के बीच का फोर्स कितना है, आप बोलोगे ठीक है सर, दोनों के बीच का फोर्स है एफ। ओके, तो ये हमारा कुछ कंडीशन दिया है, यहाँ से भी एफ होगा तो यहाँ से भी एफ होगा, बराबर, दोनों पे हमेशा सेम फोर्स ही एक्ट करेगा, करेक्ट। अच्छा, दे एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एफ इफ ईच ऑफ देम इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -2 कूलम। तो अब आगे जाके कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है। हम अपने इन दोनों स्पीयर्स को एक एडिशनल चार्ज दे रहे हैं। कितना एडिशनल चार्ज दे रहे हैं, -2 कूलम का चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहां जाकर के अच्छा, चलो तो एक काम करता हूं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड इजीनेस, मैं एक को केस 1 बोल देता हूं, करेक्ट। मैं इसको केस 1 कह देता हूं। तो चलो इसको केस 2 बोल देते हैं, जैसा हम केस 1 बोल देते हैं, सॉरी। अब आगे हम जब कंडीशन चेंज हो रही है उसको केस 2 बोलेंगे, ठीक है। तो आगे क्या बोलता है, if each of them is given an additional charge of -2 कूलम, मतलब दोनों को हमने एक एडिशनल चार्ज दिया, इन दोनों स्पीयर्स को, यानी जो स्पीयर जो हमारा ए था जिसके ऊपर पहले +7 माइक्रोकूलम्स था, बराबर, तो उसको हमने कितना चार्ज एडिशनल चार्ज दिया, उसको हमने -2 दिया, करेक्ट। और उसी तरह से -5 वाले को भी हमने -2 कूलम दिया, करेक्ट। तो दोनों को हमने -2 कूलम दिया। तो -2 कूलम होने की वजह से ये 7 हो गया, अब 5 माइक्रोकूलम, करेक्ट। और ये -5 और -2 यहां पर हो गए -7 माइक्रोकूलम। सो बेसिकली अब दोनों में हमने -2 ऐड कर दिया, ओके, दोनों केसेस में। तो ये हमारा नया केस है, इसको मैं केस 2 बोल देता हूं। तो देखो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, देन द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुड बी। सो इस केस में यानी केस 2 में व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें निकालना है। तो लेट्स से फर्स्ट केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F1 जो था ना, हमें कहा गया था फर्स्ट केस में, बराबर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज F, क्लियर, बराबर। और सेकंड केस में जो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है उसको F2 कह देते हैं, बराबर। इन दोनों के बीच में अब जो सेकंड केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम F2 बोल देते हैं, और वो F2 ही निकालना है हमें। तो देखो व्हाट हैव वी स्टडीड अबाउट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब यहाँ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस को तो हम टच नहीं कर रहे, करेक्ट। तो अगर मैं कूलम्स लॉ की बात करूं तो कूलम्स लॉ जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो ये केस में केस 1 से केस 2 पे आते आते क्या हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो तो वैसे ही कांस्टेंट है, आर स्क्वायर वो तो वैसे ही यहाँ पर कुछ हमने चेंज नहीं किया, तो सिर्फ कौन सी चीज पे डिपेंड कर रहा है अब, तो आप बोलोगे सर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, बराबर, ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं।
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो चलो फर्स्ट केस में लेट अस फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो फर्स्ट केस में लेट अस कीप इट इन माइक्रो कूलम ओनली। प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज अगर मैं करूंगा तो आंसर आएगा 7 into 5, करेक्ट। सो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 7 into 5 इन फर्स्ट केस। सेकेंड केस में वापस आप बोलोगे सर ठीक है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज करो, तो वापस 5 into 7 आएगा, करेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इज 5 into 7। हेंस प्रोपोर्शनल चीज को जब मैं ऊपर नीचे लूंगा तो उनके प्रोपोर्शनलिटी साइन कैंसिल हो जाएंगे, यू शुड नो दैट। सो F2 अपॉन F1 विल बी, F2 के सामने क्या था 5 into 7 और F1 के सामने क्या है 7 into 5। सो बेसिकली ये टक 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 कैंसिल हो जाएंगे, यानी F2 विल बी इक्वल टू F1, बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की वजह से। तो जो F1 है वो तो F है, हेंस नया जो फोर्स है इट इज इक्वल टू द ओल्ड फोर्स ओनली, दैट इज द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is nothing but it is F only, correct? So this is the right answer, that is option A, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा के दिया था उन्होंने, जैसा भी दिया था हमने सॉल्व इसे कर लिया। नाउ लिसन टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.06 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन, ओके। तो दो चार्जेस है हमारे पास, जस्ट इमेजिन करते Q1 और Q2 आर टू चार्जेस, तो दो चार्जेस है हमारे पास और उन दोनों के बीच का फोर्स कितना है, चलो अज्यूम कर लो अट्रैक्टिव ये नेचर में, उन दोनों के बीच का फोर्स है 5 न्यूटन, ओके। तो फोर्स उनके नीचे के और डिस्टेंस कितना है दोनों का 0.06, ओके, 6 मीटर, ओके, करेक्ट। तो दो चार्जेस है उनके बीच का फोर्स दिया है, F दिया है और R दिया है, करेक्ट। ये R दिया है और ये फोर्स दिया है, ओके। आगे पढ़ूं मैं तो मुझे क्या कहा है, इफ ईच चार्जेस मूव टुवर्ड्स द अदर बाय 0.04 मीटर, मतलब 0.04 मीटर हमने नजदीक ले आया उनको, किनको, दोनों चार्जेस को। तो जस्ट इमेजिन करो पहले केस में क्या थे, वो चार्ज कितने दूर थे, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस था 0.06 मीटर, उनके बीच का डिस्टेंस था। अब जब हमने 0.04 मीटर नजदीक लिया तो अब उनके बीच का डिस्टेंस कितना बच जाएगा। तो सेकेंड केस में आप बोलोगे सर क्योंकि हमने, जस्ट इमेजिन करो ना अगर वो 6 सेंटीमीटर दूर थे, राइट, 4 सेंटीमीटर नजदीक ले आए तो अब बचा डिस्टेंस, उनका बीच का डिस्टेंस बचा है 2 मीटर, करेक्ट। अब उनके बीच का डिस्टेंस बच जाएगा 2 मीटर, क्योंकि 4 मीटर नजदीक आ गए 6 में से, सॉरी 2 सेंटीमीटर यानी 0.02, ओके। सो अब चार्जेस को हमने क्या लिया है, नजदीक लिया है। नाउ व्हाट इज आस्क्ड टू अस, तो देयरफॉर बेसिकली दिस इज माय लेफ्ट पे मेरा केस 1, ये मेरा केस 1 हो जाएगा और ये मेरा केस 2 हो जाएगा, करेक्ट। सो केस 1 में फोर्स कितना है 5 न्यूटन, डिस्टेंस कितना है 0.06। केस 2 में हमें डिस्टेंस पता चल चुका है 0.02 मीटर, और केस 2 में हमें क्या पता करना है, देन द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम, ओके। तो अब केस 2 में अब फोर्स कितना हो जाएगा, यानी मुझे अब नजदीक आने के बाद जो फोर्स F2 है वो निकालना है, ओके। सो यानी F2 निकालना है। तो देखो यहां पर क्या चार्जेस चेंज हो रहे हैं, नहीं, यहां सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो मैं लिखूंगा कि सिर्फ R के साथ यहां रिलेशन यूज होगा, करेक्ट। फॉर्मूला में बाकी सब चीज कोई चेंज होने वाली नहीं है ना, चार्ज चेंज हो रहे हैं, चार्ज भी वही है, पिछली बार तो देखो चार्ज चेंज हो रहे थे, बराबर, --2 डालने की वजह से, यहां तो चार्ज भी चेंज नहीं हो रहे, तो सिर्फ एक ही चीज चेंज हो रही है, दैट इज डिस्टेंस R। सो देयरफॉर इनवर्स प्रोपोर्शनल अगर मैं रिलेशन लगाता हूं तो आप बोलोगे सर लगा दो बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, अपना ही घर का ही है। सो F2 अपॉन F1 will be equal to R1 square upon R2 square, करेक्ट। इनवर्स है तो 2 ऊपर तो वहां 2 नीचे, ऐसा लगेगा, करेक्ट। सो F2 जो मुझे निकालना है अपॉन F1, F1 कितना है, F1 इज 5 न्यूटन, दिस इज इक्वल टू R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर है 0.06 का स्क्वायर, R2 है 0.02 का स्क्वायर, करेक्ट। ये बहुत सारे स्टूडेंट से मिस्टेक कर देंगे, उनको ये समझ में नहीं आएगा, 4 नजदीक लाया तो 2 बचा है, राइट। बहुत सारे लोग समझेंगे 4 ही डिस्टेंस है, नहीं, 4 डिस्टेंस नहीं, 4 नजदीक लाया, मूव टुवर्ड्स द अदर बाय 0.04, करेक्ट। अब इसका सॉल्विंग कैसा करना है, तो क्या 0.06 को पूरा खोलते हुए बैठना है, नहीं, ये बहुत सिंपल है, डायरेक्ट होल स्क्वायर करने का इसको, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर करने का काम आसान होएगा, वरना पागल हो जाएंगे हम, राइट। तो होल स्क्वायर करने का, करेक्ट। सो ये अगर होल स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा, और दोनों को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6/2, 6/2 होता है 3 का स्क्वायर होता है 9। सो F2 विल बी, और क्रॉस ऊपर 5 लेके चला गया तो F2 विल बी 9 into 5 यानी 45 न्यूटन, ओके। तो इन द नेक्स्ट केस यानी केस 2 में
जिसमें हमें फोर्स निकालना था, हमें पता चल गया फोर्स इज हाउ मच 45 न्यूटन, करेक्ट. सो विद दिस वी कंप्लीट विद दिस एमसीक्यू. मेक अ नोट. Now let us go and look at some more MCQs, okay, based on हम कंप्लीट करना चाहते हैं हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ. ओके, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एट अ डिस्टेंस ऑफ r exert a force of F on each other. ओके, तो दो हमारे पास इक्वल चार्जेस है, ठीक है. तो एक काम करते हैं, लेट्स से दो इक्वल चार्जेस बोला है ना, तो ये जो Q1 है उसको लेट्स से A बोल दो, ठीक है, और Q2 को भी A बोल दो, करेक्ट. A इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि A और A इक्वल होंगे, करेक्ट. और दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना? डिस्टेंस मुझे क्लियरली मेंशन किया गया है, बोले कि सर ये डिस्टेंस मेंशन किया हुआ है स्मॉल r, राइट. स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम and F is the force. Okay, so let's say first okay, F force is, how much is the force? Force is F. Okay, correct. अब आगे क्या करना है कहानी में, तो जरा देखो. If the charges are halved, okay, charges को आधा करना है and the distance between them is doubled, distance को डबल करना है. तो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ इस केस में. तो यहां पर आते आते क्वेश्चन को करते करते ये Q1 को अब हमें चार्जेस को हाफ करना है, करेक्ट. तो ये इसको a/2 लिख दूं, चलेगा. और इस Q2 को भी वापस मैं लिखूंगा a/2. और ये जो डिस्टेंस है आपने देखा होगा, मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया है, बेसिकली डिस्टेंस को बढ़ा दिया है. तो अगर फर्स्ट केस में, केस नंबर 1 में लेट्स से r1 कह देता हूं. तो अगर केस नंबर 1 में r1 वाज r, देन केस नंबर 2 में r2 इज 2r, करेक्ट. केस 2 में अब डिस्टेंस डबल कर दिया और चार्जेस को मैंने हाफ कर दिया, करेक्ट. फर्स्ट केस में जो फोर्स था, यहाँ जो फोर्स था वो F था, करेक्ट. फर्स्ट केस में जो फोर्स था वो F था. तो अब हमें देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज विल बी. तो अभी केस 2 में जो अभी नया फोर्स F2 है ना, वो निकालना है. ओके, केस 2 में क्या हुआ, आई रिपीट अगेन, चार्जेस हाफ हो गए, डिस्टेंस डबल हो गया. हमने चार्जेस हाफ को a/2 कर दिया और डिस्टेंस डबल को 2r कर दिया. तो चलो फटफट चलो और अपना फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, कम ऑन. तो पहले आप F का फॉर्मूला लगाओ. फोर्स बाय कूलम्स लॉ इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 into R square, correct. Okay, so in the first case force is F1, this is अच्छा F1. पहले चलो फर्स्ट केस के लिए फॉर्मूला लगा दो. तो फर्स्ट केस के लिए फोर्स F1 हो जाएगा, Q1 Q2 तो वैसे ही है, डिस्टेंस विल बी R1, करेक्ट. So first case में force F1 is F, so this is 1/4 epsilon naught. Charge is Q, both the charges are A. I'm sorry, both charges are A, right? तो Q1 की जगह पे A, Q2 की जगह पे A, and R1 square की जगह पे basically this will be R square. उसी तरह से यहाँ पर सेकेंड केस में F2 will be 1/4 epsilon naught Q1 Q2 into R2 का square. So F2 will be 1/4 epsilon naught a/2 into a/2 into डिस्टेंस कितना है, अब डिस्टेंस इज 2r, राइट. तो नीचे हो जाएगा 2r का स्क्वायर, करेक्ट. सो अगर इसे F2 को मैं सॉल्व करता हूं अगर, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1/4 epsilon naught a into a will become a square, 2 into 2 will become 4, और नीचे ये भी हो जाएगा. So basically that will become a square upon 4, और ये हो जाएगा 4r square, करेक्ट. 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा 4r square. So therefore आप बोलोगे सर इसमें 4 और 4 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, करेक्ट. क्यों? क्योंकि a square upon 4 ऐसा लिखा और ये है 1/4r square, करेक्ट. दिस इज 1/4r square. So इसकी वजह से ये F2 हो जाएगा 1/4 epsilon naught a square upon 16r square. ठीक है, ये हमारा क्या है, F2 है. हमें निकालना क्या है, F2 ही निकालना है. तो चलो एक काम करते हैं, ये F और F2 को डिवाइड कर देते हैं लास्ट स्टेप में. तो पहले ऊपर रख देता हूं मैं F2, उसको डिवाइड करते हैं ये F से. ओके, ये वाला रहा मेरा इक्वेशन नंबर 1. बेसिकली ये इक्वेशन नंबर 2 है, मैं 2 डिवाइड बाय 1 कर रहा हूँ, सिंपल इजी मैथमेटिक्स. तो ये होगा F2 कितना है, 1/4 epsilon naught a square upon 16r square, और ये F केस नंबर 1 से F निकला था 1/4 epsilon naught a square upon r square, करेक्ट. a into a square हो जाएगा. तो बड़ा सिंपल है, 1/4 epsilon naught गया a square गया, r square गया, सिर्फ रह गया 16, करेक्ट. या बेसिकली 1/16. सो F2 इज नथिंग बट F, दिस इज 1/16. क्रॉस करो तो नए केस में F2 इज F upon
16, right? F2 is F upon 16. So basically सेकेंड केस में जो फोर्स है बिकॉज ऑफ चार्जेस को आधा करने की वजह से और डिस्टेंस को डबल करने की वजह से नया फोर्स इज F upon 16. करेक्ट? ओके. Going on to the next question, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. A metallic sphere, एक स्पीयर है, having no net charge is placed near a finite metal plate carrying a positive charge. तो एक स्पीयर है जिसका कोई चार्ज नहीं है, जो न्यूट्रल स्पीयर है, मतलब इसका चार्ज इक्वल टू 0 है. इसको हमने क्या रखा, एक ऐसी प्लेट के सामने रखा जिस प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज है. करेक्ट? इस प्लेट के पास चार्ज कैसा है? आप बोलोगे सर इस प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज है. ओके. द फोर्स ऑन द स्पीयर विल बी टुवर्ड्स द प्लेट, अवे फ्रॉम द प्लेट, पैरेलल टू द प्लेट, 0. ओके. सो इसका आंसर क्या होगा? सो देखो, दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन. मैंने आपको पढ़ाया चार्जिंग विदाउट टचिंग, बिना टच करे चार्ज डेवलप होते हैं, राइट? कैसे? कोई भी अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, कंडक्टिंग न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अगर हम एक पॉजिटिव की तरफ रखते हैं तो ये पॉजिटिव चार्जेस अपना इंडक्शन क्रिएट करते हैं. ये जो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सब यहाँ आके जमा हो जाएंगे. करेक्ट? मैंने एक कॉन्सेप्ट पहले ही आपको पढ़ाया था, राइट? सो ये सब इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ आके जमा हो जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा. हेंस ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, राइट? दे विल मूव क्लोजर टू ईच अदर. हेंस द स्फीयर will move towards the plate, that is option A. Okay? क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, वो एक दूसरे के नजदीक जाने की कोशिश करेंगे. Hence the force will be towards the plate. Okay? बराबर? यहाँ से ये नजदीक आने की कोशिश करेगा, ये ऐसा नजदीक आने की कोशिश करेगा. Hence, looking at the sphere, it will move closer to the plate. Okay. Let me go and do some more questions. चलो एक और क्वेश्चन करता हूँ, very interesting. Question number 11. Okay. Fg and Fe represents gravitational force and electrostatic force respectively between electrons situated at a distance of 10 centimeter. Okay. तो basically Fg और Fe क्या है? Fg हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स, Fe क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये किन दोनों के बीच का फोर्स है? ये दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का फोर्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का फोर्स है. ठीक है? तो पहले काम करो, पहले ग्रेविटेशन फोर्स निकालते हैं. तो आप बोलोगे ग्रेविटेशन फोर्स में क्या होता है सर? दो हम चार्ज नहीं लेते, हम दो मासेस लेते हैं. करेक्ट? पर ये दो किसके मासेस है? ये m1 और m2, ये दो हमारे इलेक्ट्रॉन के मासेस है. अब आपको मुझे बताना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है. तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच? तो ये 1 और 2 दोनों इलेक्ट्रॉन है. करेक्ट? सो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. करेक्ट? दिस इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ओके. और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन ही है तो उसका भी मास 9.1 into 10 to the power minus 31 kg ही मुझे लिखना पड़ेगा. करेक्ट? पर देखो ये क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो. हमें जो आगे क्या कर रहे हैं पता है? Fg अपॉन Fe का ऑर्डर निकालना है. Fg और Fe दो फोर्सेस हो गए, पर हमें उसका ऑर्डर निकालना है. हेंस हम थोड़े रफ कैलकुलेशंस कर सकते हैं. ठीक है? क्योंकि देखो ऑप्शंस बहुत दूर दूर है. 10 to the power 42, 10 to the power 24, राइट? बहुत दूर दूर है. हेंस हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में? थोड़ा रफ कैलकुलेशन के हिसाब से 9 को 10 पकड़ लो ना. ठीक है? 10 into 10 to the power minus 31 ले लिया. उसी तरह से नीचे वाले को भी 10 into 10 to the power minus 31 मतलब 10 मतलब 10 to the power 1. करेक्ट? 1 minus 31 will be minus 30 kg. करेक्ट? और उसी तरह से ये भी 10 to the power minus 30 kg. यानी मास के हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉन का मास इतना कर लिया. ओके? करेक्ट? नाउ डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है स्मॉल r, दैट इज डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर. तो r कितना है? 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर टू मीटर किया मतलब डिवाइड बाय 100 किया तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर. करेक्ट? तो सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स निकालो. तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा? G m1 m2 into r स्क्वायर. करेक्ट? सो G का वैल्यू, एक काम करता हूँ वैल्यू सब बाद में रखता हूँ. ठीक है? ये हमारा पहले फॉर्मूला हो गया Fg का. करेक्ट? ये Fg का वैल्यू हो गया. अब नाउ गोइंग फर्दर व्हाट आई हैव टू डू इज, हमें अब Fe निकालना है. इन दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक, या एक्चुअली दोनों नेगेटिव मुझे दिखाने चाहिए. करेक्ट? दोनों इलेक्ट्रॉन है. तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स. सो इलेक्ट्रिक फोर्स आप बोलोगे सर Q1, ये है Q2. व्हाट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19.
ये भी होगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्स, करेक्ट? ओके, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू नाउ. व्हाट आई डू इज 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, करेक्ट? तो हमने इन दोनों के आंसर यहाँ लिखे. अच्छा, अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करेंगे तो 1.6 को 1 ही पकड़ लो, भूल जाओ, ठीक है? तो ये 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा और ये भी 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा. तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के बीच का निकालो. तो यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, राइट? और आर की वैल्यू तो कॉमन ही एक्चुअली, राइट? आर इज 0.1. तो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई विल बी, एफ ई कहां से मिलेगा, कौन देगा? आप बोलोगे सर एफ ई तो हमारा देने वाला आदमी कौन है, कूलम, राइट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर, करेक्ट? तो चलो अब हमें इन दोनों का रेशो निकालना है, करेक्ट? इन दोनों का रेशो निकालना है एफ ई अपॉन एफ जी का. तो एक काम करते हैं, इंडिविजुअल निकालते हैं. चलो इंडिविजुअल निकाल के स्टार्ट करते हैं, करेक्ट? तो एफ जी का वैल्यू कितना होगा? जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11. मास m1 is 10 to the power minus 30. मास m2 is 10 to the power minus 30. r स्क्वायर वैसा का वैसे रहने दो, बाद में कट जाएगा. ओके, तो एक काम करो ना, 6 को भी इग्नोर ही कर डालो, आंसर क्लोज मिलेगा. ओके, 6 को इग्नोर ही कर डालते हैं, ठीक है? लेट मी इग्नोर दैट. बड़े बड़े नंबर इग्नोर कर दिए, इसको भी इग्नोर कर दो. चलो, तो सिर्फ पावर्स देखो, क्योंकि आपने को आंसर सिर्फ पावर में चाहिए, राइट? सो ये -11 -30 और -30 है. सो -11 -11 -30 विल बी -71. ये हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर. उसी तरह से एफ ई का वैल्यू कैसा निकालोगे? तो आप बोलोगे सर दिस इज 9 इंटू 10 टू दी पावर 9. Q1 is 10 to the power minus 19. Q2 is 10 to the power minus 19 and this is r square. करेक्ट? इस 9 को हम 10 ले सकते हैं क्योंकि सब हम अब तक क्या कर रहे हैं, अजम्पशन ही कर रहे हैं, करेक्ट? तो इसको 10 ले लेते हैं क्योंकि हमें सब कुछ राउंड ऑफ करना है. तो अब ये एफ ई कितना हो जाएगा? तो एफ ई हो जाएगा 1 + 9, 1 + 9 विल बी 10. नाउ -19 -38 होता है. सो -38 + 10 विल बी 10 to the power minus 28. This will be r square. So now I have most of the things with me. Let's quickly do the final step. तो final step जरा मैं यहाँ कर देता हूँ. Let me take this down. इसको कहीं और ले लेता हूँ because I don't have space here. ठीक है, इसको next last में ले लेंगे. तो let me take the ratio of fg upon fe. You can try this on your own also. So fg upon fe will be, fg कितना है? 10 to the power -71 अपॉन आर स्क्वायर और ये है 10 टू दी पावर -28 अपॉन आर स्क्वायर. आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन कट जाएगा. 10 टू दी पावर -71, ठीक है, +28 ऊपर आएगा एंड इट विल बी -28 ऊपर आके +28 बनेगा. और ये -71 + 28 कितना होता है? 43 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, -43, करेक्ट? सो द राइट आंसर शुड बी ऑप्शन डी. द रेशियो ऑफ एफ जी टू एफ ई इन द रेशियो -43, 10 टू दी पावर -43, करेक्ट? ओके, let's go on to the next question. Question number 13. Okay, अब वापस ये उसी तरह का क्वेश्चन है. ओके, सो टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m एंड चार्ज q. सो दोनों पार्टिकल्स का मास m इक्वल है, यानी m1 is equal to m, उसी तरह से m2 is equal to m और चार्ज भी q है दोनों का. यानी मैं कह दूंगा अगर q1 q है तो दूसरे का चार्ज q2 भी q ही है, ठीक है? And placed at a distance of 16 centimeter, मतलब उनका distance between them is 16 centimeter, correct? They do not experience any force. ये थोड़ा कहानी में मस्त है. The value of Q upon M is, देखो, तो दोनों हमने पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, करेक्ट? और दोनों कोई फोर्स, दोनों पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है. आप बोलोगे सर ऐसा कैसा? पॉजिटिव चार्ज पे तो रिपल्शन होना चाहिए, पर देखो ये क्लियरली बोल रहा है कि दोनों के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखो, यहां पर दो फोर्सेस की बात आएगी, यहां एक फोर्स नहीं रह जाएगा. जब भी मास दे देता है ना, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स आने वाला है. जब भी चार्ज देने वाला है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आने वाला है. तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं ग्रेविटेशन फोर्स की बात करूं तो ग्रेविटेशन फोर्स इन दोनों के बीच में कैसा एक्ट करेगा? तो आप बोलोगे सर ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, बराबर? इट विल बी ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. सो ग्रेविटेशन फोर्स will be always like this. okay, पर क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पे इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा लगेगा? तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों के बीच का तो रिपल्सिव होगा, करेक्ट? इलेक्ट्रिक फोर्स दूर जाने की कोशिश करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स
पास आने की कोशिश करेगा, करेक्ट। आई रिपीट अगेन, ग्रेविटेशन फोर्स पास आने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स दूर जाने की कोशिश करेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमें बोल रहा है कि दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ये क्यों फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे? क्योंकि ये दोनों फोर्स है ना, जस्ट इमेजिन लाइक दिस, यहां से कोई आपको पांच पांच न्यूटन से एक कान पकड़ के 5 न्यूटन से खींचता है, कोई ये कान पकड़ के 5 न्यूटन से खींचता है। अगर दोनों इक्वल फोर्स होंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे, राइट, हम उसी जगह पे रहेंगे। हेंस दे डू नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स का मतलब ये होता है कि वो अपनी जगह पे बैठा रहेगा। कौन? Fe और Fg, ठीक है, कहीं जाने वाला नहीं, अपनी जगह पे। तो यानी ये दो इक्वल होंगे, तो Fe इक्वल टू Fg मैं लिख दूंगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? Fe इक्वल टू Fg क्यों है? क्योंकि यहां से कान खींचा, यहां से कान खींचा, दोनों फोर्स इक्वल है, हेंस देयर इज नो नेट फोर्स, नेट फोर्स इज 0, करेक्ट। सो Fe इक्वल टू Fg। तो अब हमें क्या करना है, Q अपॉन M निकालना है, पर ये मेन कॉन्सेप्ट है, Fe इक्वल टू Fg। Fe का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से लिख दो। तो Fe का फॉर्मूला इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर। Fg का फॉर्मूला क्या आता है, G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। जो जो पता है सब रख दो। तो ये दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 चार्ज इज Q, दिस इज ऑल्सो Q, राइट, बोथ चार्जेस आर Q, दिस इज आर स्क्वायर, दिस इज G, बोथ मासेस की जगह पे मैं M और M लिख दूंगा, दिस इज आर स्क्वायर। दोनों साइड से आर स्क्वायर कॉमन है, बराबर। ये क्यू स्क्वायर क्यू इंटू क्यू हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, करेक्ट। ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा G इंटू एम स्क्वायर, M इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि मुझे Q अपॉन M चाहिए, तो M को नीचे ले लो। लेट मी डू वन थिंग, M को जरा मैं प्यार से नीचे ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, दिस विल बी G इंटू 4 इंटू पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट, ओके। पर हमें देखो ये Q स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर मिला है, अगर दोनों को रूट ले लेता हूं, तो दोनों साइड रूट ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, ये हो जाएगा G इंटू 4 इंटू पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसका भी रूट लेना पड़ेगा, हेंस ये हो जाएगा Q अपॉन M, और यही है मेरा आंसर, G 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैचिंग विद ऑप्शन डी, ठीक है, करेक्ट। लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन एंड फिनिश दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12, 2 प्रोटॉन्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, ओके। तो 2 प्रोटॉन्स दिए हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 टू द पावर -10। अगर मीटर में करूं तो 10 टू द पावर -2 एक और आ जाएगा, यानी अगर डिस्टेंस कन्वर्ट करूंगा तो 10 टू द पावर -12 मीटर, करेक्ट। 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर की वजह से मीटर, 10 टू द पावर -2 उसकी वजह से -12 हो जाएगा। तो हमें निकालना है द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी, दोनों के बीच में फोर्स कितना एक्ट करेगा। तो जब भी देखो दो चार्जेस होते हैं ना, तो दो चार्जेस अगर पॉजिटिव है या दोनों चार्जेस नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एक्ट करना ही करना है, बराबर। वो कैसे एक्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों पे बाहर की तरफ, राइट, रिपेल होगा, तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, या कूलम फोर्स भी बोलना है तो कूलम फोर्स भी बोल सकते हैं, चलो। तो यानी कूलम फोर्स तो एक्ट होना ही होना है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शंस में देखूं तो ये लोग एक बात करें ग्रेविटेशन फोर्स का, बिल्कुल ग्रेविटेशन फोर्स भी एक्ट होना है, क्योंकि प्रोटॉन्स के मास होते हैं, करेक्ट, और वो अंदर की तरफ एक्ट होना है, Fg, राइट। तो यहां पर ग्रेविटेशन फोर्स भी एक्ट होना है। अब तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हो कि ये बोलते हैं कि क्या यहां पर न्यूक्लियर फोर्स एक्ट होगा, नहीं, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं होगा, दो प्रोटॉन्स पे न्यूक्लियर फोर्स, इन दोनों प्रोटॉन्स पे न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं होगा। क्यों न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं होगा मैं बताता हूं, क्योंकि डिस्टेंस है ना हमारा 10 टू द पावर -15 से कम होना चाहिए, तो न्यूक्लियर फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, याद रखो, वो 10 टू द पावर -15 होना चाहिए डिस्टेंस, मतलब एकदम नजदीक पहुंचते हैं ना तभी न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर ये 10 टू द पावर -12 10 टू द पावर -15 तक नहीं पहुंचे, हेंस इन दोनों पर, इन दो प्रोटॉन्स पर कूलम फोर्स एक्ट होगा, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होगा, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं होगा। न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करने के लिए 10 टू द पावर -15 मीटर जितना उनको नजदीक होना चाहिए, ओके, फाइन, रिमेंबर, क्योंकि साइज ऑफ द न्यूक्लियस ही इतनी होती है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस होती है 10 टू द पावर -15 मीटर्स, करेक्ट, और इतनी छोटी सी जगह में ही न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, ये इतनी छोटी जगह में नहीं है, बड़ी जगह है, 10 टू द पावर -12 है, -15 नहीं है। तो उसकी वजह से मैं कह दूंगा कि भाई यहाँ पर ये दो फोर्स एक्ट करने वाले, सिर्फ दो ही फोर्स एक्ट करने वाले, कूलम्स फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। सो मेक अ नोट अप टिल हियर। तो ये एमसीक्यूज हो गए बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो मैं पढ़ाऊंगा, पर फर्स्ट इतने यहाँ तक एमसीक्यूज कंप्लीट